जैसे अभी हम भारत का विदेश संबंध पढ़ेंगे तो हम अनुच्छेद 51 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 51 पढ़ेंगे कि 51 के तहत क्या कहा गया है, कैसे कहा गया, उसके अंदर क्या क्या बातें लिखी गई है विदेश नीति के संदर्भ में। राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं DPSP जिनको कहते हैं, उनके बारे में क्या लिखा गया और क्या कहा गया। तो अनुच्छेद अब से शुरू हो गए, कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब ये, ठीक है। और अब से आगे हम अनुच्छेदों के बारे में पढ़ते जाएंगे, आर्टिकल्स हम पढ़ते जाएंगे, कंटिन्यू पढ़ेंगे हम, ठीक है। अभी तो इस पार्ट में तो आपने शायद एक ही आना चाहिए, अगर कोई और भी आएगा तो हम देख लेंगे, लेकिन अनुच्छेद 51 तो श्योर है, पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अभी पढ़ रहे हैं भारत के विदेश संबंध, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर है, विदेश जो संबंध है वो किस प्रकार से हमारे स्टार्ट हुए और कहां से कहां तक चले और कैसे चले, कैसे बिगड़े, वो चीज हम इस पार्ट के अंदर देखेंगे। देश आजाद हुआ था हमारा कब? 47 थोड़ा सा पहले चलते हैं ताकि चीजें समझ में आ जाए हमारे कि क्यों ये बातें हो रही है। 47 में देश आजाद हुआ है और 1944 के अंदर, 1944 के अंदर सारे के सारे देश जो है, मतलब मोस्टली अगर हम सीधे सीधे बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध, उसकी समाप्ति थी 1944। तो मोटी मोटी अगर हम बात करें तो 1944 के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और 47 में हम आजाद हुए। युद्ध खत्म हो गया तो मतलब सब कुछ ठीक है क्या? युद्ध खत्म, सब कुछ ठीक हो गया? पॉसिबिलिटी नहीं है ना। युद्ध के दौरान क्या नहीं होता है? धन हानि, जन हानि, ये तो है ही है मुख्य तौर से। अब जब धन हानि है तो देश में कौन सा संकट आ जाएगा? आर्थिक संकट आ जाएगा। जन हानि हो रही है तो लेबर, या हम ये कह सकते हैं कि सिंपल हमारे देश के अंदर जनसंख्या है वो एकदम से डाउन हो जाएगी। और दूसरी बात, धन हानि जब हो रही है तो आर्थिक संकट आएगा और आर्थिक संकट के साथ साथ में विकास की रफ्तार है वो क्या हो जाएगी? विकास की रफ्तार धीमी हो जाएगी। जिन देशों से हम लड़े हैं उनके साथ संबंध हमारे कैसे होंगे? बहुत अच्छे होंगे? नहीं होंगे। तो जो हमारे विदेश संबंध है उन पर भी तो फर्क पड़ेगा, हमारे विदेश संबंधों पर फर्क पड़ेगा। अंदरूनी शांति रहेगी कि अशांति रहेगी? अशांति ऑटोमेटिक रहेगी, क्योंकि धन हानि, जन हानि, विदेशों के साथ में संबंध भी हमारे अच्छे नहीं है। विदेश संबंध हमारे अंदरूनी शांति में इतना फर्क नहीं डालेंगे जितना ये दोनों डालेंगे, है ना। तो अशांति रहेगी, अंदरूनी अशांति। तो सिंपल चार मोटी मोटी बातें कि धन हानि और जन हानि तो है ही है युद्ध के दौरान, ये तो होगी। बिना पैसे के तो युद्ध नहीं लड़ा जा सकता, कभी नहीं लड़ा गया तो अब क्या लड़ा जाएगा, है ना। पुराने टाइम में राजा महाराजा रहे, उनके टाइम में भी पैसा नहीं तो युद्ध नहीं। हम महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ते हैं, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ते हैं ना, अमरचंद भाटिया है, उनके बारे में 18 की क्रांति के दौरान पढ़ते हैं। और जो भामाशाह है उनके बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने अपना समस्त धन महाराणा प्रताप को दे दिया था। बिना पैसे तो युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। यहां भी वही बात है, वर्ल्ड वॉर की समाप्ति है, देश आजाद हुआ है, इधर 1944, इधर 1947। कितना अंतर है? 3 साल का। और हम आजाद तो हो गए, हमारे पास खुद का लोकतंत्र नहीं है अभी तक। लोकतंत्र की तो बात छोड़ो, अभी तक तो हमारे पास क्या नहीं है, हमारा एरिया कितना है हमें वही नहीं पता है। यहां की बात करना, हमारे पास कितना एरिया है हमें पता है? नहीं पता है, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन जाते जाते घोषणा पत्र पारित करके गया था कि जो चाहे वो पाकिस्तान में, जो चाहे वो हिंदुस्तान में, और जो चाहे वो स्वतंत्र। तो अभी तो हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास में एरिया कितना आने वाला है।
और उसमें से ये त्रावणकोर वाले, हैदराबाद वाले, जूनागढ़ वाले, इधर ये जम्मू कश्मीर वाले, उनके नखरे ही अलग है। त्रावणकोर वाला बोल रहा है कि मैं स्वतंत्र, हैदराबाद वाला बोल रहा है मैं स्वतंत्र, जूनागढ़ वाला बोल रहा है मैं पाकिस्तान में, इधर जम्मू कश्मीर वाला बोल रहा है मैं स्वतंत्र हूं। मतलब उनके नखरे हैं, उनको भी झेलना है। ऐसे टाइम के अंदर अपने नेहरू जी थे। अब देखो, कोई कुछ भी कहे, मैं हमेशा से बोलता रहा हूं कि हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, न कांग्रेस से लेना देना है, न बीजेपी से लेना देना है, न कम्युनिस्ट पार्टी से लेना देना है, न आप से लेना देना है, आम आदमी पार्टी से लेना देना है। हमें सिर्फ और सिर्फ किससे लेना देना है? पढ़ाई से। और हमें पढ़ाई करना है। तो उस टाइम में नेहरू जी थे, और उस टाइम की तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए नेहरू जी ने जो विदेश संबंध संभाले वाकई काबिले तारीफ थे। उन्होंने 47 से लेकर के 64 तक विदेश नीति संभाली। हालांकि एक जगह जबरदस्त आलोचना हुई नेहरू जी की 1962 हम देखेंगे, इससे ठीक 2 साल पहले 1962 के अंदर जबरदस्त आलोचना का शिकार होना पड़ा, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी आ गया था, सारी बातें हो गई थी। लेकिन वो हम देखेंगे एक बार बाद में। नेहरू जी ने क्या कहा कि हमारे पास 2 रास्ते हैं। 44 के बाद में एक तो सोवियत संघ बना, एक तो कौन है? सोवियत संघ है, और एक है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। 2 है, एक तो सोवियत संघ है और एक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये दोनों आपस में ध्रुव विरोधी हैं। ये दोनों आपस में ध्रुव विरोधी हैं, एक दूसरे के विरोधी है, क्योंकि इनके बीच में तो जब सारा लेन देन इनके बीच में हुआ तो ये आपस में एक दूसरे के ध्रुव विरोधी हो। अब अगर कोई व्यक्ति इसके पक्ष में जाएगा तो ये उसके खिलाफ, इसके पक्ष में आएगा तो सोवियत संघ उसके खिलाफ होगा। ये तो इसी बीच एक काम और हो जाता है, एक और है चीन। चीन का मामला है, अभी हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तब हम देखेंगे एक मामला और है चीन से रिलेटेड, इसलिए मैंने अभी चीन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया। भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए। अमेरिका और पाकिस्तान ने आपस में समझौता किया, तो मतलब इसकी सपोर्ट में, पाकिस्तान की सपोर्ट में कौन आ गया? अमेरिका आ गया। तो भारत के और अमेरिका के संबंधों में थोड़ी सी खटास आना प्रारंभ हुई। हालांकि विदेश नीति संभालना अपने आप में कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है विदेश नीति को संभालना। ठीक है, इधर जब भी कोई नया राष्ट्र बनता है, भारत नया नया बनाए, भारत नया नया बने, तो सारे के सारे क्या सोच रहे हैं कि जितना एरिया हो सके उतना हम ले लें। पाकिस्तान वाला सोच रहा है हम ले लें, उधर ऊपर चीन सोच रहा है कि मैं ले लूं कुछ। ये हो रहा था। चीन ने क्या किया? चीन ने क्या किया कि अगर हम बात करें ऊपर वाले एरिया की, यहां तिब्बत, नीचे वाला एरिया छोड़ दो एक बार, यहां तिब्बत पड़ता है, ऊपर जो चीन है, और इधर लद्दाख वाला एरिया है जिसको हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। जम्मू कश्मीर में लद्दाख पड़ता है, लद्दाख में अक्साई चीन है। इधर असम वाला जो एरिया है, अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है जिसको हम नेपा के नाम से जानते थे उस टाइम में, उत्तर पूर्वी सीमांत जिसको नेपा के नाम से जाना जाता है। चीन क्या कह रहा है कि ये वाला जो एरिया है ना, ये मेरा है। तो छोड़ के गया था यहाँ पे, तो छोड़ के गया था यहाँ पे, ये एरिया मेरा है, और हम कह रहे हैं कि ये नेपा हमारा है, अक्साई चीन ये तो हमारा है ही है क्योंकि हमारा पार्ट है। रही बात तिब्बत की, तो तिब्बत उस टाइम तक एक स्वतंत्र था, तिब्बत उस टाइम तक स्वतंत्र था। इसके धार्मिक नेता है दलाई लामा।
दलाई लामा, इनको भी 56 के आसपास भारत के अंदर राजनीतिक शरण लेनी पड़ी, क्योंकि चीन ने हमला कर दिया, इसको हड़प लिया। चीन ने हमला किया, तिब्बत को ले लिया 56 में। जब विदेश नीतियां डिक्लेयर हो गई थी तो उस टाइम ये कहा गया था कि ठीक है, तिब्बत से इधर का एरिया हमारा, तिब्बत से उधर का एरिया आपका, तिब्बत बीच में स्वतंत्र बैठा, ठीक है। और तिब्बत वाले चाह रहे हैं कि हम भारत की तरफ आ जाएं, तिब्बत वाले ये चाह रहे थे। चीन ने हमला किया, ले लिया। वैसे भी वहां पे कम्युनिस्ट पार्टियां चल रही थी। अब जब इस तिब्बत पर हमला हुआ ना, तो एक व्यक्ति थे जिन्होंने नेहरू जी को बहुत पहले कहा कि आप है ना चीन को थोड़ा सा संभालना, चीन की तरफ आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये बात बहुत पहले कह दी थी उन्होंने, हालांकि हमला 62 में हुआ, हमला तो 1962 में किया चीन ने, लेकिन चीन से संभल करके रहना, ये बात उन्होंने बहुत पहले कह दी थी। जैसे सरदार पटेल कि भाई साहब बात ये है नेहरू जी, आप बात के तो सारे मामला ठीक है, लेकिन इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दे लेना, ये हमला कर सकते हैं। तो नेहरू जी ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात है नहीं, अगर हमला करेगा तो हम देख लेंगे। ठीक है, 1962 आया, चीन ने हमला कर दिया। 1962 में चीन ने हमला कर दिया भारत। 62 की लड़ाई हुई। हमने पिछले लेसन में हमने ये देखा था कि सुनियोजित विकास की जो राजनीति चल रही थी वो कैसे चल रही थी, अवधारणाएं थी वो कैसे चल रही थी। इधर 62 में हमला, अब मैंने कहा कि जब 62 में हमला हुआ तो हमले के दौरान मुख्य चीजें क्या होती है, धन हानि सबसे पहले होती है। नए नए अलग हुए हैं, नया नया देश बनाया है, उसमें भी हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां घूम रही है, और ऊपर से युद्ध और लड़ दिया। क्या होगा, इनकम तो वैसे ही नहीं आ रही, और युद्ध और कर लिया। हमने पढ़ा था ना, खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया था देश के अंदर 1960 के दशक में, पढ़ा था पिछले लेक्चर में। हमने देखा कि खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया, उसका कारण कुछ और नहीं था, यही था। सरदार पटेल 12 साल पहले नेहरू जी को बोल रहे हैं कि आप चीन को संभालना, वो हमला कर सकता है। नेहरू जी ने ध्यान नहीं दिया। नेहरू जी ने ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो सोवियत संघ पर भरोसा कर रहे थे कि नहीं ठीक है, और ऊपर से फिर एक अंतरराष्ट्रीय संघ भी आ गया था, यूएन, यूनाइटेड नेशन भी आ गया था। तो वो ये चाह रहे थे कि वो लोग ये सोच रहे थे, यूनाइटेड नेशन का काम क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय संघ है, ये देशों का बना हुआ एक संघ है। इसका काम क्या है कि दो देशों के आपसी विवाद को निपटाना। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है तो उसको निपटाना, भारत और चीन के बीच विवाद है तो उसको निपटाना, चीन पाकिस्तान के बीच विवाद है तो उसको निपटाना। यानी यूएन का काम ये है, इनकी विदेश नीति है, इनके जो विदेशी संबंध है ना उनको कंट्रोल करके रखना। ऐसा नहीं हो कि ये लोग आपस में यूं लड़ते फिर रोज ही रोज। उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, यूएन करता है। यूएन तो रह गया धरा, ये तो लड़ लिया आपस में। देश में मैंने बताया खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ था, सरदार पटेल की बात को उस टाइम में गौर नहीं किया उन्होंने। जब चीन ने हमला कर दिया तब नेहरू जी के खिलाफ आ गया अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव आ गया, बोले अब तो इस्तीफा दे दो नेहरू, अब तो इस्तीफा दे दो। लेकिन नेहरू जी ने नहीं दिया इस्तीफा, कोई बात नहीं। 1964 में तो बाद में वो चले ही गए, बाद में लाल बहादुर शास्त्री आते हैं। अब तक की सारी जो भी बातें थी, 62 तक का जो मामला चल रहा था,
उसमें अंतरराष्ट्रीय संबंध इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए। अंतरराष्ट्रीय संबंध, चाहे कोई सा भी देश हो, हम ये चाह रहे हैं कि हमारे संबंध उससे टूटे नहीं, अच्छे ही बड़े रहे। और नेहरू जी ने ये काम बहुत अच्छे से किया था, इतने अच्छे से किया था कि जब दो देश लड़े आपस में तो वो तटस्थ बने रहे, वो न्यूट्रल रहे, न इसका साथ दिया न इसका साथ दिया। बोले मरो तुम लोग, हमें क्या है, हम किसी का साथ नहीं देंगे। कहीं ना कहीं ऐसा भी हुआ, पर आमतौर पे हम आज भी यही करते हैं, बोले लड़े आऊंगे, यही करते हैं। वो लड़ रहे हैं, अपना कुछ लग नहीं रहा है, हाँ जब बात अपने पे आएगी तब हम संभाल लेंगे, है ना। पर यूएन के अकॉर्डिंग जब हमारा मैटर ही नहीं चल रहा था तो हम क्यों करें। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ कि रशिया से कुछ जहाज उड़े, अमेरिका के ऊपर से होते हुए गुजरे थे, और अमेरिका उस टाइम तक है ना एक कोने में छुप के आराम से लेटा हुआ सो रहा है। जब दूसरे लड़ रहे हैं अपने को पंगे नहीं लेने, काहे लेने अपने पंगे। और रशिया वाले जहाजों ने क्या किया, उड़ने जाते हुए अमेरिका के ऊपर बम ठोक गए, जाते हुए उनके बंकरों पे बम ठोक गए। वो तो सो रहा है, जाग यार उसने। और अमेरिका ने कहा अच्छा मतलब तू धक्के से पंगे लेगा, रुक। उसने उन जहाजों को पहुंचने ही नहीं दिया। जा कहां रहा है, तूने बम गिराए, तेरे बम वापस लेता था, वो वहीं रख लिया उनको, बोले तू यहीं रुक जा। उसने तो ऊपर से बम डाले रशिया वालों ने, तो पता नहीं कितना नुकसान हुआ कितना नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका ने उन जहाजों को कुछ नहीं किया, वही गिरा दिया। तुम कहां जा रहे हो, हमारे ऊपर बम गिरा के आगे जाओगे। तो जब तक पंगे नहीं ले तब तक तो ठीक, पंगे लेने शुरू कर दिए फिर तो भाई हम कौन और आप कौन, फिर वो कहानी हो जाती है। ठीक है, अब देखो एक नीति आती है गुट निरपेक्ष नीति। गुट निरपेक्ष नीति, गुट निरपेक्ष नीति क्या है कि हम तो रहे न्यूट्रल, और देश बंटने लग गया दो खेमों में। मान लीजिए ए और बी, दो पार्ट में बंटने लग गया है, ध्रुवीकरण हो रहा है, आधे लोग एक साइड हो रहे हैं आधे लोग एक साइड हो रहे हैं, क्योंकि महाशक्ति के रूप में सोवियत संघ और अमेरिका उभर रहा था उस टाइम में, तो वो दोनों अलग अलग खेमों में बंटना शुरू हो गए। वहां दो ध्रुवों में बंटना शुरू हो गया, दो खेमों के अंदर जो देश है वो बंट रहे हैं। नेहरू जी ने क्या किया, नेहरू जी का ना एक सपना था, और नेहरू जी ने उस सपने को कायम करने में अपनी हर कोशिश पूरी की थी। इसलिए मैं कहता हूं कि नेहरू जी जितना लोग बोलते हैं उतने बुरे थे नहीं, क्योंकि अगर उतने बुरे होते तो शायद आज भारत नहीं होता, है ना। क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि हम आराम से जिए, हम आराम से काम करें। देखो जब आपने अपने संबंध पड़ोसियों के साथ बेहतर रखने होते हैं तब आप क्या करते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पड़ोसियों के संबंध बेहतर रहे, बहुत अच्छे संबंध रहे मेरे पड़ोसियों के साथ में, तब आप क्या करेंगे, कम से कम लड़ाई तो नहीं करेंगे आप। बाकी तो चलो जो होता है वो होता है, लेकिन कम से कम आप लड़ाई तो नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। यही नेहरू जी क्या चाह रहे हैं कि जो विदेश नीति है ना, जो विदेशी संबंध है उनके तहत मैं क्या करूं, मैं तो बचा ही रहूं। मेरे बचने का मतलब क्या है कि मेरा देश तो बचा रहे, उसके अलावा जो दूसरे देश हैं, अन्य राष्ट्र हैं, अन्य राष्ट्र जो है ना उनका जो संविधान है उसका भी मैं पालन करूं, उनकी जो स्वायत्तता है उसको मैं बचाए रखूं, मेरे देश की जो अखंडता है उसको बचाए रखूं, और मेरे जो विदेशी संबंध है वो भी ठीक रहे। और मैं ये सोचूं कि मेरे विदेशी संबंध ठीक रहे तो मैं क्या सोचूंगा कि दूसरों के संबंध मेरे साथ भी तो ठीक रहे, और दूसरों के संबंध मेरे साथ ठीक कब रहेंगे, जब मैं ठीक रखूंगा।
जो अन्य राष्ट्रों के साथ में ये चीज सोच रहा है व्यक्ति, वो कम से कम अपने देश के लिए तो बुरा नहीं सोच सकता। वो ये सोच रहा है कि मैं उनके संविधान का भी पालन करूं, उनका भी मैं आदर करूं, उनकी स्वायत्तता जो है, उनकी संप्रभुता जो है उसका भी मैं पालन करूं, उनकी संप्रभुता को मैं बरकरार रखूं। वो ये सोच रहे हैं। संप्रभुता मतलब, संप्रभुता का मतलब मैंने शायद पहले दिन ही बताया होगा आपको। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? नहीं बताया था लेकिन आप लोग याद नहीं रख पाए, वो एक अलग बात है। कोई बात नहीं, दोबारा बता देता हूँ। संप्रभुता का मतलब है कि सारे के सारा जो पावर है वो किसी खुद के राष्ट्र के पास ही होना। जैसे हमारा संविधान है वो संप्रभु संविधान है। पहले अंग्रेजों का राज था तो हमारे पास संप्रभु संविधान नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हमारा संविधान, कोई भी कानून आता था वो कहां से आता था? इंग्लैंड से आता था। इंग्लैंड की रानी उसको पास करती थी, जो भी रानी रही उस टाइम में, तत्कालीन जो भी रानी होती थी वो उसको पास करते थे, या राजा होते थे वो पास करते थे। उसके बाद में यहाँ पे कानून लागू होता था। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि हम आपको स्वतंत्र कर देते हैं, लेकिन कानून आपके कौन सा लागू रहेगा? वो रहेगा। तो उसको बोलते हैं संप्रभु संविधान, यानी हम पर सिर्फ हमारा ही संविधान लागू हो, पावर भी हमारे पास रहे। ऐसा नहीं हो कि कल को आप स्वतंत्रता तो दे दो हमें, लेकिन हम कानून पारित करवाने के लिए इंग्लैंड के चक्कर काटते हैं। वो नहीं होना चाहिए। हमें हमारा संविधान चाहिए, संप्रभु संविधान चाहिए, सारी पावर हमारे पास रहनी चाहिए। तो संप्रभुता का मतलब ये कि किसी राष्ट्र की संप्रभुता है तो वो उसी के पास रहे। और उसके पास कैसे रहेगी? उसके पास तो तभी रहेगी जब वो स्वतंत्र रहेगा, जब वो स्वायत्त रहेगा, उसका संविधान लागू रहेगा, उसकी अखंडता बरकरार रहेगी, तभी ये चीजें लागू होगी। नेहरू दूसरे देशों के बारे में ये चीजें सोच रहे थे तो कहीं ना कहीं खुद के विदेशी संबंध सुधारने की बात कर रहे थे। खुद के विदेशी संबंध सुधारने हैं उनको कि भाई हाँ, मुझे आगे चलकर, आज नहीं, मुझे लंबे टाइम तक टिकना है। हमारा देश है तो ऐसा तो है नहीं कि आज संबंध बिगाड़ दिए और कल को हमें कोई काम ही नहीं पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं। क्योंकि खाद्यान्न संकट जब आया 1962 के अंदर, तो अमेरिका से गेहूं आयात किया गया, अमेरिका से गेहूं मंगवाया गया था। अमेरिका में बाकायदा कानून बना, PL 480 पब्लिक लॉ, बाकायदा अमेरिकी संविधान में कानून बनाया गया था उसके संदर्भ में। ठीक है, तो हम कह देते हैं कि नेहरू ऐसे थे, नेहरू वैसे थे, नहीं, इन सब बातों को परे छोड़िए। जब हम तथ्यता को पढ़ते हैं, स्पष्टता को पढ़ते हैं, तब हमें पता लगता है कि चीजें कैसे नहीं होंगी। कई बार हम देखते हैं कि हम कोई काम कर देते हैं, मान लीजिए एक पड़ोसी है जिससे हमारी नहीं बनती है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं कि हम उसके पास में जाते हैं और उससे हेल्प लेते हैं। ठीक है, हमने हेल्प ले ली, तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, 2-4 लोगों को जब पता लगता है, हमारे ही परिवार वालों को, तो वो क्या कहते हैं कि जब उससे बनती नहीं तो तू उसके पास गया क्यों? बोलेंगे क्या? उन्हें वो परिस्थिति पता थी। मान लीजिए घर में रात को मेडिकल इमरजेंसी आ गई। मेडिकल इमरजेंसी का मतलब पता है? कोई भी बीमार हो गया मानो, और तत्काल प्रभाव से अगर उसको चिकित्सा उपलब्ध नहीं करवाई गई तो वो व्यक्ति जा सकता है, मृत्यु हो सकती है उस व्यक्ति की। ऐसी स्थिति है, आपके पास में और कोई चारा नहीं है, आपके पास में कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन आपका जो पड़ोसी है उसके पास में गाड़ी है, उससे आपका संबंध ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप गए और पड़ोसी ने आपकी मदद भी कर दी, काम हो गया। अब जब वो ठीक होकर के घर पे आ गए, लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, हमारे रिश्तेदार जब उनसे मिलने के लिए आए तो लोगों ने कहा, हमारे रिश्तेदारों ने कहा कि आप उसके घर पे मदद लेने के लिए क्यों गए जबकि आपकी उससे बनती नहीं। इससे अच्छा आप उनको फोन कर लेते, उनको फोन कर लेते, ये कर लेते, वो कर लेते। अब ये बताइए, उस टाइम की सिचुएशन जो थी, हालत जो थी, उस टाइम के हालात आप ज्यादा बेटर समझ पा रहे हैं या वो दूर बैठे रिश्तेदार ज्यादा बेटर समझ पा रहे हैं? जिसके साथ गुजर रही है वही समझेंगे, जिसके साथ गुजरेगा वही समझेगा। हमें पता है कि हमारे हालत कैसे हैं। अगर रिश्तेदारों को फोन करें, कोई 100 किलोमीटर बैठा है, कोई 200 किलोमीटर बैठा है, आएगा तब तक ये इतने किलोमीटर निकल चुका होगा कि हम पकड़ ही नहीं पाएंगे, है ना। तो तत्कालीन परिस्थितियां निर्भर करती है किसी भी काम पर। कोई ये कहे कि नेहरू जी ने कश्मीर दे दिया, सरासर गलत, मैं नहीं मानता इस बात को, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे पॉलिटिकल और आगे पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे तब हमें ये चीजें और समझ में आती जाएंगी कि नेहरू जी ने कहीं ना कहीं, हाँ ठीक है, मैंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं होता, कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता, कंप्लीटली अच्छा और कंप्लीटली बुरा कोई नहीं होता।
कुछ कमियां सब में होती है, कहीं ना कहीं नेहरू जी में भी 2-4 कमियां रही होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 1-2 कमियों को देखते हुए पूरे व्यक्ति को ही बदनाम कर दिया जाए, नहीं, ऐसा नहीं। और हाँ, यूट्यूब के फैक्ट पे तो ध्यान देना ही, यूट्यूब पे कुछ बातें ऐसी लिखी हुई आती है जिनका कोई वास्तविकता से लेना देना ही नहीं होता कि वो ऐसा क्या करते थे, वैसा क्या करते थे, ऐसा फालतू की बातें उन पर ध्यान नहीं देना। विदेशी संबंध सुधारने के लिए जब अगर कोई व्यक्ति ये नीतियां अपनाएगा तो हम समझ सकते हैं कि वो क्या चाह रहा है। अगर वो ये चाह रहा है कि दूसरा देश भी अखंड रहे, तो ये चाह रहा है ना कि मेरा देश भी अखंड रहे। वो ये चाह रहा है कि मैं दूसरे के संविधान का पालन करूं, तो वो ये चाह रहा है कि दूसरे जो राष्ट्र हैं वो मेरे संविधान का भी पालन करें। वो ये कह रहा है कि आप स्वायत्त रहो, आपकी संप्रभुता बरकरार रहे, तो वो ये चाह रहा है कि लोग भी ये सोचे, दूसरे राष्ट्र भी ये सोचे कि हमारी संप्रभुता भी बरकरार रहे, बनी रहे। तो नेहरू जी की प्रमुख भूमिका थी भारत के विदेश संबंधों को कायम करने में। दूसरा, कोई भी मैटर हो उसको निपटाना कैसे है, शांतिपूर्ण तरीके से। तो जो 2 खेमे बटे हुए थे ना अलग अलग, सोवियत संघ और अमेरिका में, उन खेमों से दूरी बना ली उन्होंने। तो तुम लड़ो, तुम भिड़ो, हमें कोई मतलब नहीं है, हम हमारे कॉर्नर में आराम से चुप बैठे। हाँ, उंगली करोगे तो भाई फिर देखो ठीक नहीं होगा। इसलिए नेहरू जी ने उन दोनों खेमों से दूरी बना के रखी। दूरी इतनी भी नहीं कि उसको पार ना किया जा सके, लेकिन नजदीक इतने भी नहीं कि दूसरा राष्ट्र हमारा, दूसरा खेमा हमारा विरोधी बन जाए। समझ गए? इतने न्यूट्रल बैठे हैं कि कोई ये सोचे कि भाई ठीक है वो अलग बैठा है, अपना काम कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। इतना नजदीक भी नहीं है कि ना तो इतना सोवियत संघ के नजदीक है, ना इतना अमेरिका के नजदीक है कि अमेरिका सोचे सोवियत संघ की तरफ, अच्छा रुक मैं बताता हूँ तेरे को, या इतना अमेरिका के नजदीक नहीं, सोवियत संघ सोचे अच्छा रुक मैं बताता हूँ तेरे को। ये मैटर भी नहीं था वहां। तो दोनों खेमों से उन्होंने दूरी बना करके रखी थी। 1962 का चीन का आक्रमण, मैंने अभी बताया आपको, 1962 के अंदर चीन का आक्रमण हुआ, जिसकी वजह से नेहरू के खिलाफ कौन सा प्रस्ताव आ गया था, अविश्वास प्रस्ताव। और जब ये 1962 की बात हुई ना, तो ये कांग्रेस के लिए अच्छी थी या बुरी थी? बुरी थी, ऑब्वियसली बुरी होगी। जब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, प्रधानमंत्री के खिलाफ, बोले इसको पद से हटाओ रहे, एक कर्म का ही नहीं, उससे बुरी बात तो नहीं हो सकती, ये बुरी बात है। और इसका आगे आम चुनाव जब हुए उसके अंदर भयंकर असर पड़ा कांग्रेस में, इतना भयंकर असर पड़ा कि कांग्रेस को मिली जुली सरकार बनानी पड़ी थी। 51 में चुनाव हुए, एकल सरकार, 56 में चुनाव हुए, एकल सरकार, फिर आगे 61 में चुनाव हुए, एकल सरकार। लेकिन जो 62 से 67 का दौर है ना, 62 में चुनाव हुए, तीसरे चुनाव 62 के अंदर होते हैं, 61 का कार्यकाल था, 62 में चुनाव हुए, तो जो वो कार्यकाल है ना, उसके अंदर ये सारी बातें हो जाती हैं। तो जब 67 में चुनाव आए तो सरकार का ढुलमुल रवैया हो गया, चुनाव आते आते एकल सरकार नहीं बन पाई कहीं, और इसका नतीजा 67 के चुनाव में देखना पड़ा था। मतलब कांग्रेस पार्टी में नेहरू जी तो नहीं रहे 67 के अंदर, वो चले गए 64 में, तो उसका नतीजा उनको देखना पड़ा। चीन के साथ हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है कि शुरू से खराब था। चीन के साथ हमारा रिश्ता ठीक ठाक था, ठीक ठाक मतलब दोस्ताना संबंध थे हमारे चीन के साथ में, लेकिन 2 कारण ऐसे रहे जिसकी वजह से हमारे संबंधों के बीच में खटास आई। पहला तो तिब्बत वाला मामला मैंने बताया है ना, एक तो तिब्बत वाला मामला, तिब्बत वाले मामले की वजह से खटास आई। दूसरी बात है, तिब्बत का जो धार्मिक नेता था दलाई लामा, आज भी दलाई लामा बोला जाता है उनको, तिब्बत का जो धार्मिक नेता था दलाई लामा, उसने राजनीतिक शरण मांग ली भारत में। भारत के धर्म, हिमाचल में पड़ता है धर्मशाला, धर्मशाला में उसने
तो धर्मशाला को उसने अपना निवास स्थान बना लिया। आज भी तिब्बती लोग धर्मशाला के अंदर रहते हैं, काफी मात्रा में रहते हैं, काफी संख्या में लोग हैं। तो भारत ने उसको राजनीतिक शरण दे दी और चीन हो गया नाराज। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मेरे दोस्त होकर के तुम दलाई लामा को शरण कैसे दे सकते हो? बोले भाई हमने तो दे दी, अब जो करना है हमने तो शरण दे दी। मैंने बताया था कि नेपाल का मामला, तिब्बत का मामला, अक्साई चीन का मामला, ये सारे के सारे मतलब कहीं ना कहीं चीन जो है ना वो खुद से आगे बढ़ करके आ रहा था कि भाई नहीं मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। और दूसरा तिब्बत वाला मामला और दलाई लामा का मामला भयंकर तूल पकड़ रहा था, जिसकी वजह से ये सारे काम हो रहे थे। ठीक है, इसके बाद में बाकी का कल पढ़ेंगे।